नमस्कार, मैं हूं शुभ्रा मुल्हेरकर और आप सभी का स्वानंदी क्रिएशंस में हार्दिक स्वागत। आज हमारे साथ जुड़ रही है जानी मानी वायलिन प्लेयर अंजलि सिंगड़े राव जी। अंजलि जी ने क्लासिकल म्यूजिक में संगीत अलंकार ये पदवी प्राप्त की है। उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो की बी हाई ग्रेड श्रेणी भी प्राप्त की है। अंजलि जी ने अपने क्लासिकल म्यूजिक की प्राथमिक शिक्षा अपने पेरेंट्स से मिसेस नीला सिंगड़े और मिस्टर जगन्नाथ सिंगड़े जी से ली। उसके बाद उन्होंने पंडित मधुकर गोडसे जी और पंडित अतुल कुमार उपाध्याय जी से संगीत सीखना शुरू किया और अभी वो सितार मेस्ट्रो पद्मश्री उस्ताद शाहिद परवेज खान जी से मार्गदर्शन ले रही है। अंजलि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार। अंजलि जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे वायलिन इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में। वायलिन का इन्वेंशन कैसे हुआ, उसके टाइप्स कौन से हैं और उसके पार्ट्स की पूरी इंफॉर्मेशन। वायलिन ये वाद्य भारतीय नहीं है, परकीय वाद्य माना जाता है, लेकिन फिर भी ऐसा कहा जाता है कि इसकी उत्पत्ति, ये वायलिन वाद्य की उत्पत्ति दरअसल भारतीय संस्कृति में ही हुई है। रामायण के पात्र रावण वो संगीत के शौकीन थे और वो जो एक साज बजाते थे उसे रावण हट्ट कहा जाता था। वो साज बिल्कुल ही लगातार वायलिन की तरह था, वो इंस्ट्रूमेंट था और कई मायनों में समांतर था ये वाद्य। लेकिन बाद में इस वाद्य ना किसी ने भारत में देखा ना सुना, उसके बाद किसी ने बजाया। तो फिर ऐसे हुआ है कि ये वाद्य जो भारत में आया है तो इटली से आया है। उसकी उत्पत्ति वायलिन वाद्य की इटली में हुई। इटली से भारत में जो पहली बार आया तो पहले कर्नाटक में उसकी आरंभ हुआ। वायलिन गायकों के साथ बजाया जाता है, साथ संगत के लिए कर्नाटक में उसे ज़्यादा मायने रखा जाता है। जिस तरह नॉर्थ इंडियन उत्तर हिंदुस्तानी में हम हारमोनियम यूज़ करते हैं, बजाई जाती है साथ संगत के लिए, तो कर्नाटक में वायलिन ये साज बजाया जाता है। वो फिर सोलो भी बजाया जाता है और साथ संगत के लिए भी उसका उपयोग किया जाता है। तो वायलिन का अगर टेक्निकल पार्ट देखा जाए तो कर्नाटक में उसका ट्यूनिंग जो वायलिन लगाया जाता है, 4 स्ट्रिंग वायलिन है, तो उसका साप साप इस तरह से लगाया जाता है, षड्ज पंचम। उसी तरह नॉर्थ इंडियन उत्तर हिंदुस्तानी म्यूजिक में, संगीत में ये प सा पंचम षड्ज इस तरह से ट्यूनिंग उसका किया जाता है, लगाया जाता है, ट्यून किया जाता है। तो मैं आपको ये साज की थोड़ी पार्ट्स और उसकी एक जानकारी देना चाहती हूँ। यूजुअली ये साज जो लकड़ी से ऊड से बनाया जाता है वो मैपल ऊड से बनाया जाता है। ये जर्मन वायलिन है। जर्मन वायलिन की टोनल क्वालिटी और अच्छे दर्जे का माना जाता है दुनिया में। ये बहुत कम मिलते हैं वायलिन्स और उसका कारण ये है कि ये सीजन, हर 4 सीजन में उसको खोलकर उसको सीजन किया होता है। ये सब पूरा लकड़ा खोल के ये सब पार्ट्स उसको विंटर समर ये सब सीजन में उसको सीजन किया जाता है लकड़ा, और उसके वजह से इसका टोन भी इसे खुल जाता है। तो चलो देखते हैं ये पार्ट्स क्या क्या है इसका। ये जो राउंड है इसको स्क्रोल कहते हैं, स्क्रोल इस पार्ट। अभी ये जो वायलिन ये 4 स्ट्रिंग वायलिन है बेसिकली। फिर भारत में इसका इम्प्रोवाइजेशन किया गया है कि 5 स्ट्रिंग वायलिन बनाया है, कभी तरफ लगाए गए हैं जैसे सितार में होते हैं, उसकी झंकार आती है उसी तरह ये फिंगरिंग बोर्ड के नीचे तरफ वगैरह, ये मतलब एक्सपेरिमेंट्स तो हुए हैं, लेकिन यूजुअली 4 स्ट्रिंग वायलिन माना जाता है। तो ये 4 स्ट्रिंग्स जो है यहाँ पे फिट किए जाते हैं
इसको लगाए जाते हैं। इसे पेग्स कहते हैं इंग्लिश में, या तो ये 4 पेग्स से और 4 स्ट्रिंग्स उसको घुमाए जाते हैं अंदर डालकर होल में स्टिक से। ये जो ब्लैक पट्टी दिखाई दे रही है आपको, ये फिंगरिंग बोर्ड, यहाँ पे हम फिंगरिंग करेंगे, बजाएंगे, इसलिए फिंगरिंग बोर्ड। ये जो दोनों साइड में आप देख रहे हो डिजाइन दिख रहा है होल, तो इसे एफ होल्स कहते हैं, या तो साउंड होल्स। यहाँ से आवाज फेंकी जाती है बाहर, क्योंकि अंदर जो है पूरा खाली है, वैकेंट है वायलिन। तो जब हम बो छेड़ते हैं या कुछ बो से बजाते हैं और या तो छेड़ते हैं इस तरह से, तो वो आवाज घूमकर यहाँ होल से बाहर फेंकी जाती है। यही पार्ट इम्पोर्टेंट है वायलिन का। इसे ब्रिज कहते हैं, ब्रिज। यहाँ से इसके ऊपर से ये जो स्ट्रिंग्स चली जाती है यहाँ, ये पार्ट जो है इसे टेल पीस कहते हैं, टेल पीस। इसके ऊपर ये जो स्क्रूज है, ये फाइन ट्यूनिंग के लिए स्क्रूज है, जहाँ से हम यहाँ टाइट करते हैं स्ट्रिंग लगाकर, और यहाँ से फाइन ट्यूनिंग हम लगाते हैं। परफेक्ट ट्यूनिंग के लिए ये स्क्रूज का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो लास्ट में आप देख रहे हैं पिन, इसे एंड पिन कहते हैं, एंड पिन। इसको यहाँ गट से बांधा हुआ है, तो रिपेयर करते वक्त इसकी जो दुरुस्ती होती है उस वक्त ये पिन निकाली जाती है। कारागिर जो है, जो रिपेयर करते हैं, तो पिन निकालने के बाद ये पूरा निकल आएगा, क्योंकि इसको ये बंधा हुआ है पिन को, इसे एंड पिन कहते हैं। और ब्रिज के नीचे, अगर आपको यहाँ से तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन अंदर में एक वर्टिकल स्टिक है, अंदर ब्रिज के थोड़ा पीछे पोजीशन है उसका, अंदर एक ऐसी वर्टिकल स्टिक लगाई हुई है, लकड़ी की है, राउंड वन, और इसी वर्टिकल है, तो वो साउंड पोस्ट कहा जाता है, साउंड पोस्ट। तो उसका एक रीजन, साइंटिफिक रीजन ये है कि वो साउंड पोस्ट की वजह से ये रेजोनेंस क्रिएट होता है, ज्यादा देर तक जो रहता है रेजोनेंस, घुमारा जो है सांस का तो रहता है। जैसे हम बो से बजाएंगे, बोइंग करेंगे, उसके बाद भी एक थोड़ा सस्टेन सुर आता है। अगर ये आप कहाँ जा रहे हो या तो कुछ हैमर से वो स्टिक गिर सकती है, तो गिरने के बाद आवाज आएगी, लेकिन वो ऐसे रुक जाएगी, मतलब ये वाइब्रेशन नहीं आएगा। तो ये स्टिक की वजह से अंदर जो है पूरा एक राउंड क्रिएट होता है साउंड का, और रेजोनेंस क्रिएट होकर वो बाहर फेंका जाता है। तो इस तरह से ये पूरा वायलिन का पार्ट्स की जानकारी है। और मेन पार्ट जो है जिससे आवाज आई वायलिन के, वो है ये बो। अच्छा, ये बो हॉर्स हेयर का भी होता है और नायलॉन का धागा भी होता है। जो कई इंडियन बोज है तो वो नायलॉन के धागे से बनाए हुए हैं। ये जो हेयर्स, ये हॉर्स हेयर है। तो हॉर्स हेयर का एक थोड़ी क्वालिटी अलग से आती है, उसकी साउंड क्लैरिटी अच्छी आती है। ये स्क्रू है, जब हम बजा कर रख देते हैं बॉक्स में, केस में, तो इसको लूज करके रखना पड़ता है। हेयर्स इस तरह से ये लूज करके रखना पड़ता है, और बजाते वक्त जब हम बॉक्स से, केस से निकालने के बाद जब हमको बजाना है, तो फिर से इसको टाइट करना पड़ता है इस तरह से। और फिर ये ऐसे बजेगा। तो ये रही वायलिन का, पूरी वायलिन की जानकारी है। अंजलि जी, आप वायलिन के ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस भी लेते हो, आपके कई स्टूडेंट्स परफॉर्म भी करते हैं, तो जो लोग वायलिन सीख रहे हैं उनके रियाज के लिए आप क्या टिप्स देंगे? वायलिन वाद्य का रियाज इस तरह से होना चाहिए, मेरे ख्याल से, तो मुझे तो लगता है कि आपको सबसे पहले शास्त्रीय संगीत का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। आप तो जानते हैं कि इसे कोई
फ्रेट्स नहीं है, कुछ साइंस नहीं है सुर के। आपको कान से आपको समझ के, सुर को समझ के, आपको सुन के आपको बजाना पड़ता है। इसलिए शास्त्रीय संगीत का अभ्यास होना बहुत ज़रूरी है। और सीखते वक्त सब में पहले तो बोइंग आपका परफेक्ट होना बहुत इम्पोर्टेंट है। आधा प्रतिशत तो बोइंग पर ही है, आप किस तरह से बोइंग करते हैं, फिर जाकर फिंगरिंग भी है। और रियाज करते वक्त एक तो शुरू में बोइंग लेसन्स होते हैं, फिर उसके बाद अलंकार होते हैं, फिर राग शुरू होते हैं, फिर आलाप तान जो भी है। आपको जो भी कुछ सीखना है उसके लिए शास्त्रीय संगीत का होना बहुत ज़रूरी है। आपकी खुद की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और अच्छे अच्छे लोगों को सुनना। अपने भारत में कई इंटरनेशनल आर्टिस्ट है, वॉयलिनिस्ट है, उनको सुनना। हर एक का बाज अलग अलग है। कर्नाटिक वॉयलिनिस्ट है, उत्तर हिंदुस्तानी वॉयलिनिस्ट है। हर एक का सब कुछ अलग अलग स्टाइल होती है। वो उसको जितना आप सुनोगे उतना आप, जितना आप परीक्षण करोगे, निरीक्षण करोगे, आप सीखते जाओगे। अंजलि जी, आपने पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी, सुरेश वाडकर जी, अरुण दाते जी, देवकी पंडित जी ऐसी कई महान हस्तियों के साथ परफॉर्म किया है। मला जगायचंय इस मराठी मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक भी आपने दिया है। नाथापुरे आता, आरोप, इन मूवीज के सॉन्ग पीसेस में भी आपने बजाया है। तो जो लोग वायलिन में करियर करना चाहते हैं उनको आप क्या गाइडेंस देंगे? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। वायलिन में करियर करना कोई भी बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है। कोई हर्ज नहीं है, बहुत कुछ कर सकते हो। अगर आपने सोचा, आपने तय किया कि वायलिन में करियर करना है, आप सोच रहे हो, तो ज़रूर करिए। जैसे कि मैंने किया है, बचपन से लेके मैं सीखते आई हूँ। पहले तो शास्त्रीय संगीत किया, संगीत अलंकार किया, रेडियो आर्टिस्ट हूँ। सब कुछ हो करने के बावजूद फिर लाइट म्यूजिक, सुगम संगीत, वो भी मैंने करना शुरू किया। इसलिए कि शास्त्रीय संगीत में बजाना वायलिन और लाइट म्यूजिक में बजाना, इसमें बहुत बहुत अंतर है। आपको अलग अलग ट्रेनिंग लेना पड़ता है, अलग अलग एक्सपीरियंस लेना पड़ता है बजाने का। शास्त्रीय संगीत बजाने वाले हैं, फुल टाइम करते हैं वो, लेकिन कभी उनको लाइट म्यूजिक के लिए कभी कभी दिक्कत आ सकती है, इसलिए कि वो लाइट म्यूजिक जानते नहीं हैं या तो परफेक्शन के साथ नहीं कर सकते। आप अगर शास्त्रीय संगीत करते हो, महफिल करते हो, तो आपके सामने नोटबुक नहीं रहता, आप स्पॉन्टेनियस बजाते हो, गाते हो। वेराज लाइट म्यूजिक में आप नोटेशन रीडर राइटर होना ज़रूरी है, उसमें एक्सपर्ट होना ज़रूरी है। पूरा जो सुगम संगीत का जो लेखा जोखा है उस पूरा नोटेशन पर है। अगर आपको नोटेशन नहीं है और आप बजा रहे हो सुगम संगीत, तो कोई भी फायदा नहीं। तो नोटेशन पे भर रखता है, तो इसलिए उसका अभ्यास अलग है। शास्त्रीय संगीत तो है ही। तो आप अगर रुचि रखते हैं तो ज़रूर आप कर सकते हो, इसमें करियर बना सकते हो। फिर आप परफॉर्मिंग आर्टिस्ट बनोगे, आप कंपोजर बन सकते हो सकता है टेक्निकल कुछ बातें हैं तो आप रिकॉर्डिस्ट बन सकते हो। इसलिए कि आपका कान तैयार है, आपने म्यूजिक जानते हो, आप सीखे हो म्यूजिक, तो अच्छी तरह का रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो, रिकॉर्डिंग स्टूडियो खोल सकते हो। टीचर तो बन सकते हो, आप सिखा सकते हो, वो तो अलग ही एक बहुत बड़ा एक समाधान देता है आपको। आप जब सिखाते हो किसी को, उनको बजाते हुए देखना एक बहुत बड़ी अच्छी बात होती है, सुकून मिलता है।
तो ज़रूर कीजिए। मुझे तो कहना है कि अगर आपको वायलिन में करियर करना है तो ज़रूर कीजिए। बहुत कुछ आगे भविष्य में आप कर सकते हैं, इनोवेटिव कुछ बना सकते हो म्यूज़िक में। ज़रूर कीजिए। अंजलि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। जाते जाते हम सुनेंगे अंजलि जी से राग भीम पलासी।
नमस्कार, धन्यवाद।